धर्म में, वो सभी सनातन धर्म से। नमस्कार, हमारा उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। रुक करेंगे प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों की ओर। प्रयागराज में होने जा रहे महाकुंभ को हरित कुंभ बनाने की कोशिश की जा रही है। ये कोशिश पर्यावरण संरक्षण गतिविधि संस्था ने शुरू की है। संस्था का उद्देश्य है कि महाकुंभ में आने वाले 40 करोड़ श्रद्धालुओं को डिस्पोजल की जगह स्टील की थाली में भोजन प्रसाद वितरित किया जाए। इस संबंध में संस्था में जुड़े हेमंत गुप्ता, संजय बुड़ाकोटी और गोपाल नारंग ने मिलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। हेमंत गुप्ता ने बताया कि महाकुंभ को हरित कुंभ बनाने के लिए संस्था देश भर में स्टील की थाली और जूट के थैले एकत्रित करने की मुहिम चला रही है। ऋषिकेश से अब तक 5000 थाली और थैले एकत्रित किए गए हैं, जबकि पूरे देश से अब तक 10 लाख के करीब ये सामग्री एकत्रित हो गई है। इसमें हम हर घर कुंभ, घर घर कुंभ, हरित कुंभ, हर घर से एक थैला और एक थाली संग्रह कर रहे हैं और लोगों को ये बता रहे हैं कि एक थाली जो है कितनी डिस्पोजेबल को अपने जीवन काल में बचाती है। तो आप लोग अपना जो भी भोजन कार्यक्रम कोई करें तो इसी में करें। को लेकर के ये थालियां जो यहाँ से एकत्र की जाएंगी, भारतीय किसान यूनियन क्रांति के राष्ट्रीय अध्यक्ष विकास सैनी के नेतृत्व में मंगलौर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विद्युत विभाग के कर्मचारियों और अधिकारियों को चेतावनी दी है। ये चेतावनी अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा किसानों के उत्पीड़न करने की वजह से दी गई है। आपको बता दें कि मुंडलामा गांव के किसान ने आरोप लगाया है कि बिजली की तार टूट जाने के बाद उसको जोड़ने के पैसे मांगे जाते हैं। अधिकारियों के शय पर ये लाइनमैन उन किसानों पर रौब झाड़ते हैं, बिना पैसे के कोई भी काम नहीं करते। देखिए, जब से उत्तराखंड बना तभी से ही हरिद्वार के साथ चौतला व्यवहार किया जा रहा है। और जिस तरह से आज बिजली विभाग को किसान की, मजदूर की, व्यापारी की, सबकी जेब काटने के लिए छोड़ दिया। बिजली विभाग को जिस तरह से सुविधा के नाम पर तो जीरो है। तो आपने देखा, सबसे पहले तो मीडिया के बंधुओं का धन्यवाद कि लोकतंत्र का जो हमारा चौथा स्तंभ है और आज के दौर में जो किसानों की कोई आवाज उठा रहा था वो मीडिया उठा रही, और मीडिया के माध्यम से ही जनहित में ये जो कुछ लोग भ्रष्टाचार सरकार के अंदर में कर रहे हैं, इनकी आवाज जनता तक जा रही है। आपने देखा कि पिछले लगभग 1 साल से एक यहाँ पे जेई है महिला, उसके गलत जो उसने कनेक्शन काटे लोगों के, उसकी वजह से विरोध हुआ था, झगड़ा हुआ था, मारपीट हुई थी। हरिद्वार जिले में आबकारी विभाग ने शराब की दुकानों पर बिलिंग मशीन का उपयोग किया अनिवार्य कर दिया है। विभाग के अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि यदि किसी दुकान पर बिलिंग मशीन नहीं लगाई गई या ग्राहकों को शराब खरीदने पर बिल नहीं दिया गया तो ऐसे दुकानदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। विभाग की ओर से एक टोल फ्री नंबर भी जारी किया गया है, जहां ग्राहक बिल न मिलने की शिकायत दर्ज कर सकते हैं। अधिकारियों का कहना है कि यह कदम केवल राजस्व को सुरक्षित करने के लिए उठाया गया है। हरिद्वार में अब शराब की दुकानों पर बिलिंग मशीन लगाना अनिवार्य हो गया है। आपको बता दें कि लंबे समय से प्रशासनिक अधिकारियों तक इस बात की शिकायत पहुंच रही थी कि ठेकेदार मनमाने तरीके से रेट वसूलते हैं और जनता को मजबूरी में महंगे दामों पर शराब खरीदनी पड़ती है। तो वहीं अब इसको लेकर प्रशासन की ओर से एक बड़ा कदम उठाया गया है। अब हर दुकान पर बिलिंग मशीन होना जरूरी है। इसके साथ ही अगर किसी भी दुकानदार ने बिल उपलब्ध नहीं कराया तो इसकी शिकायत एक टोल फ्री नंबर पर की जा सकती है। वो टोल फ्री नंबर जारी कर दिया गया है। तो वहीं अधिकारियों का कहना है कि इस कदम का उद्देश्य केवल राजस्व को सुरक्षित रखना है, जिससे राजस्व को कोई कमी ना पहुंचे और आगे आने वाले समय में भी ग्राहकों को किसी तरह की दिक्कत का सामना ना करना पड़े। देखिए, मशीन नहीं होने पर 10,000 रुपये का जुर्माना है। तो अगर यदि कोई ऐसी दुकान होती है जहाँ पे, तो वहाँ जा करके उसको चेक करके बिलिंग मशीन नहीं तो उसमें उल्लंघन दर्ज किया जाता है। तो मेरे ख्याल से हुए भी होंगे कुछ, अभी आज लाए हैं इंस्पेक्टर साहब अपनी ब्रीच चढ़ा रहे हैं यहाँ पे, उसमें हुए होंगे। ऐसा नहीं होगा कि उनके ब्रीच नहीं होंगे, बट अगर ऐसा है तो मैं खुद भी पर्सनली भी, मेरी ये सख्ती सारे ठेकेदारों को है भी। टोल फ्री नंबर हमारे विभाग का ही लगा होता है, हर दुकान में लगा होगा।
1800 नगर पालिका परिषद मंगलौर की टीम ने अधिशासी अधिकारी नौशाद हसीन के नेतृत्व में कस्बे की सर्विस टीम ने अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। नगर पालिका की टीम से अतिक्रमणकारियों में हड़कंप मच गया। बता दें कि मंगलौर नगर पालिका परिषद के ईओ ने मंगलौर बस अड्डे से लेकर रजबाहे तक अतिक्रमण हटवाया है और लोगों को सख्त चेतावनी दी है कि सभी अतिक्रमणकारी अपना अपना अतिक्रमण हटाने का काम करें, नहीं तो सभी लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अतिक्रमण को लेकर नगर पालिका एक्शन मोड में नजर आ रही है। तस्वीरें मंगलौर से सामने आई, जहां नगर पालिका के एक्शन के बाद क्षेत्र में हड़कंप मच गया। आपको बता दें कि पूरे क्षेत्र में अतिक्रमणकारियों ने कब्जा कर रखा है, जिसकी शिकायत मिलने पर नगर पालिका के अधिकारी मौके पर पहुंचे और मौके से तुरंत अतिक्रमण हटवाया गया। तो वहीं अतिक्रमणकारियों को चेतावनी भी दी गई है कि अपना अतिक्रमण खुद हटा ले, वरना प्रशासन की ओर से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तस्वीरें मंगलौर से हैं, जहां अधिकारियों के पहुंचते ही अतिक्रमणकारियों में हड़कंप मच गया। प्रशासन की ओर से सख्ती से ये कार्रवाई की गई है, तो वहीं आदेश भी जारी किए गए हैं कि आगे से क्षेत्र में किसी भी तरह का अवैध कब्जा ना करें और यदि पाया गया तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। मेन रोड पे जो है हमारा जो ये हाईवे है, इस पे जो सर्विस रोड है, इस पे चलाया गया है। फिर आगे भी अंदर बाजार में भी चलाया जाएगा, इधर जो है थाने की साइड भी चलाया जाएगा। क्या पहले चला? आज तो सिर्फ इनको वार्निंग दी गई है, इतना कोई ज्यादा वो नहीं किया गया है। अगर वार्निंग के बाद ये नहीं ये सामान हटाते हैं तो फिर इनका सामान जब्त कर लिया जाएगा। हाँ, आज से स्टार्ट किया है तो बाकी बाजार में भी जाएंगे, जहाँ जब सब जगह जाएंगे। उत्तराखंड में अन्य प्रदेश के बाहरी लोगों द्वारा जिस प्रयोजन के लिए जमीनों की खरीद की गई थी, उनके द्वारा उस जमीन का प्रयोजन के लिए उपयोग नहीं करने पर धामी सरकार उन जमीनों को अपने में कब्जे में निहित कर रही है। सरकार इस कदम से भूमाफिया उस भूमि को स्थानीय लोगों को कम दामों पर बेचने के फिराक में है, जिसको लेकर सीएम ने लोगों से अपील की है कि ऐसे लोगों के झांसे में न आए, क्योंकि भविष्य में उन्हें भी इससे दिक्कत हो सकती है। सरकार ऐसी जमीनों को निहित करेगी, इसीलिए स्थानीय लोग उन जमीनों को ना खरीदें। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से लोगों से अपील की गई है कि भूमाफियों के झांसे में न आए। सरकारी जमीन को सरकार की ओर से दोबारा निहित कर लिया जाएगा। आपको बता दें कि बाहरी लोग क्षेत्र में प्रयोजन के लिए भूमि का उपयोग कर रहे थे, लेकिन दूसरे मकसद से उस भूमि का उपयोग किया जाने लगा, जिसकी शिकायत मिलने पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही आम लोगों से भी अपील की है कि भूमाफियाओं के झांसे में न आए, सोच समझकर कोई भी फैसला लें, क्योंकि सरकार भूमि को निहित कर लेगी। प्रशासनिक अधिकारियों की ओर से नोटिस जारी किया गया है कि जमीन बेचने के फिराक में भूमाफिया दूसरी भूमियों का उपयोग कर रहे हैं, जो सरकार निहित कर लेगी, इसीलिए भूमाफियाओं के झांसे में न आए। उसमें एक नई चीज ये आ रही है कि ऐसे लोग अब स्थानीय लोगों को औने पौने दामों में जमीनें बेच के निकल रहे हैं, तो इसे पूरा क्लब करके बता दीजिए। देखिए, क्योंकि हमने नया भू कानून लाने की घोषणा की है और हम नए भू कानून के लिए हम सभी काम कर रहे हैं, स्टेक होल्डर कंसल्टेशन भी कर रहे हैं और जो अनुभवी लोग हैं लंबे समय तक जिन्होंने उत्तराखंड के अंदर काम किया है विभिन्न क्षेत्रों में, जिनकी अपनी अपनी विशेषताएं हैं, अनुभव हैं, उनसे हम उनके अनुभव और उनके जो विचार हैं वह भी साझा कर रहे हैं और ले रहे हैं, उनके सुझावों पर हम आगे बढ़ रहे हैं। इसी दौरान जो हमारा पहले से भू कानून बना हुआ है, उस भू कानून का भी बहुत लोगों ने उल्लंघन किया है। उत्तराखंड में आगामी निकाय चुनाव में इस बार राज्य निर्वाचन आयोग ने खर्च की सीमा बढ़ा दी है। चुनावी खर्चे बढ़ने के साथ ही कड़े नियम भी लागू किए गए हैं। नियम के अनुसार निकायों में सभासद सदस्य हो या फिर नगर निगम मेयर प्रत्याशी हो, चुनावी खर्च का ब्यौरा प्रमाण के साथ न देने पर आयोग 3 साल का प्रतिबंध लगा देगा।
इसके बाद वो कोई भी चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। बता दें कि राज्य निर्वाचन आयुक्त सुशील कुमार ने अधिकतम निर्वाचन व्यय और लेखा परीक्षक आदेश 2024 जारी कर दिया है, जिसमें स्पष्ट प्रावधान है कि हर उम्मीदवार की ओर से जमा चुनावी खर्च के लेखों का निरीक्षण करने के बाद जिला निर्वाचन अधिकारी ये देखेंगे कि सभी दस्तावेज सही हैं या नहीं। राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से खर्चे की सीमा बढ़ा दी गई है, तो वहीं इसके साथ ही अब सख्त कानून भी लागू कर दिया गया है। कड़े नियमों के पालन की हिदायत सभी प्रत्याशियों को दी गई है। आयोग की ओर से कहा गया है कि सभी खर्चों का प्रमाण पत्र के साथ विभाग को हिसाब दे, अन्यथा कई सालों का प्रतिबंध लगाया जा सकता है। अवगत कराना चाहूँगा कि यदि कोई भी हमारा कैंडिडेट जो कंटेस्ट करता है इलेक्शन में, नगर निकाय में, और वो चुनाव का ब्यौरा, अपना खर्च का ब्यौरा नहीं देता है नियत समय अंतर्गत, तो उस पर आरपी एक्ट के अनुसार 3 वर्ष का जो है आगामी चुनाव लड़ने पर रोक लगाई जाएगी। और ये भी अवगत कराना चाहूँगा कि अभी नगर निकाय में जो अधिकतम व्यय सीमा है वो भी आयोग द्वारा पुनरीक्षित की गई है, उसको रिवाइज किया गया है और जो पूर्व के सापेक्ष कुछ इंक्रीज हुई है। हमारा पूर्व में 30/1/2018 को जो है अधिकतम व्यय सीमा आदेश निकला था। 6 वर्ष व्यतीत हो चुके हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। अच्छा, इंडिया को मालूम है, पेट दबा हर रोग दबा। नमस्कार। डिजिटल अरेस्ट, ये शब्द सुनकर आप सोच रहे होंगे कि पुलिस अरेस्ट सुना है, हाउस अरेस्ट भी सुना है। ये दोनों कार्रवाई कोर्ट या पुलिस के जरिए की जाती है, लेकिन ये डिजिटल अरेस्ट ना तो पुलिस करती है ना ही कोर्ट। तो आप सोच रहे होंगे कि ये क्या भला है। आपके पास अगर स्मार्टफोन, लैपटॉप, कंप्यूटर, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट है, तो साइबर वर्ल्ड में क्रिमिनल आपको डिजिटल अरेस्ट कर सकते हैं, जिनके जाल में फंसकर आप अपना सब कुछ लुटा सकते हैं। तो हो जाइए सावधान, वरना साइबर लुटेरे आपको कर देंगे कंगाल। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि डिजिटल अरेस्ट होता क्या है। ऐसे मामलों में साइबर ठग पहले कॉल और फिर वीडियो कॉल करके अपने शिकार को झांसे में लेते हैं। पहले वो अपने टारगेट को कॉल करते हैं और फिर वो एक ऐसा जाल बुनते हैं जिसमें फंसकर कोई भी इंसान अपनी सारी जिंदगी भर की कमाई पल भर में साइबर लुटेरों के हवाले कर देते हैं। ये ठग अपने शिकार को किसी क्राइम में फंसाने या उनके खिलाफ शिकायत, सबूत या जांच होने की बात कहकर डराते हैं। इसके बाद वे उन्हें कुछ खास ऐप के जरिए वीडियो कॉल करते हैं। इस दौरान सामने स्क्रीन पर दिखाई देने वाला शख्स की वर्दी और हाव भाव ऐसे होते हैं कि पीड़ित सच में उसे किसी जांच एजेंसी का बड़ा अफसर समझ लेता है और अपनी सारी जानकारी शेयर कर लेता है। एक रिकॉर्डेड मैसेज आया कि आपका फोन ब्लॉक कर दिया जाएगा। मैंने पूरा समझ में नहीं आया, तो मैंने सोचा इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, फोन बंद होने से तो मुश्किल हो जाएगा। तो मैंने कॉल बैक किया, तो उन्होंने बोला कि मैडम आपकी इस नंबर से, आपका नाम से एक और नंबर रजिस्टर किया हुआ है मुंबई में। उस सिम कार्ड इस पर्टिकुलर दुकान से लिया गया है। पूरा एड्रेस मुझे बताया और उसमें 20 अराउंड अब्यूसिव लैंग्वेजेस एंड पोर्नो फोटोग्राफ्स भेजा गया है। सो देयर आर 20 कंप्लेंट्स केम टू बॉम्बे थाने। सो आपको 2 घंटे के अंदर बॉम्बे थाने में रिपोर्ट करना है। तो मैंने बोला मैं तो दिल्ली में रहती हूँ, बॉम्बे थाने में कैसे पहुंच सकती हूँ। हम वीडियो कॉल पे हैं, हम पुलिस सीबीआई डिपार्टमेंट से हैं। आपको घर में और कोई दूसरा बंदा तो नहीं है, कोई तो नहीं है? मतलब नहीं, मैं अकेला हूँ। तो बोला हाँ, और कोई नहीं होना चाहिए घर में कोई। तो मैंने बोला मेरा मेड है, आप देखिए मेड आसपास नहीं होना चाहिए, आप अंदर वाला कमरे में जाइए। आई वेंट टू द इनसाइड रूम। तो उन्होंने बोला हाँ आप यहाँ पे रहिए और आपको हम आप जो बताएंगे ऐसा आप करते जाइएगा।
ऐसे एक मामला हाईटेक सिटी नोएडा में सामने आया है, जहां साइबर ठगों ने इंडियन आर्मी के रिटायर्ड मेजर जनरल को अपना शिकार बनाया। साइबर ठग ने खुद को नारकोटिक्स डिपार्टमेंट का अधिकारी बताकर रिटायर्ड मेजर जनरल एन.के. धीर को 5 दिनों तक डिजिटल अरेस्ट करके रखा। इसके बाद उनसे 2 करोड़ रुपए की ठगी कर ली। साइबर ठगों ने आर्मी ऑफिसर को कहा कि उनके पास उनके नाम से मुंबई से ताइवान एक पार्सल बुक हुआ है, उसकी जानकारी है। मुंबई कस्टम डिपार्टमेंट ने जब इस बॉक्स को खोला तो उसमें 5 पासपोर्ट, 5 बैंक के क्रेडिट कार्ड, कपड़े, 200 ग्राम एमडीएमए ड्रग्स और एक लैपटॉप है जो इलीगल है। ठगों ने पीड़ित पर मानसिक दबाव बनाने के लिए मुंबई क्राइम ब्रांच के पुलिस अफसर से बात करवाई। उसने अपना फर्जी आईडी कार्ड और फोटो व्हाट्सएप पर भेजा। इतना ही नहीं, ठगों ने सीबीआई का एक फर्जी लेटर वो भी भेज दिया। उसमें साफ साफ लिखा था कि उन्हें जेल जाने से बचना है तो किसी के साथ कोई भी इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करनी है। गिरफ्तारी के डर से पीड़ित ने अपने जीवन भर की पूंजी ठगों के अलग अलग अकाउंट्स में ट्रांसफर कर दी। पीड़ित को ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। भगवानपुर औद्योगिक क्षेत्र स्थित प्लाई कंपनी में भारतीय किसान यूनियन तोमर की टीम ने गेट पर धरना दिया। उनका कहना है कि किसान ने इस कंपनी में पिछले लगभग 2 सालों पहले लकड़ी डाली थी, जिसका 38 लाख रुपए बकाया था। सैकड़ों चक्कर काट के थक चुके किसान ने अब आंदोलन का रास्ता अपनाया है और तब कहीं जाकर कंपनी ने 10 लाख का चेक दिया और बकाया रकम बुधवार को देने की बात कही। कंपनी ने जीएसटी संबंधित मसला पेंडिंग होने की बात कही है। भगवानपुर में किसानों ने जोरदार प्रदर्शन किया। किसानों का कहना है कि कई साल पहले उन्होंने कंपनी में लकड़ियां रखी थी, लेकिन अभी तक उसकी पेमेंट नहीं की गई। तो वहीं सालों बाद अब किसान आंदोलन का रास्ता अपनाने को मजबूर हो गए हैं। किसान यूनियन और तमाम किसान नेता इकट्ठा हुए और कंपनी के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। तो वहीं किसानों की इतनी कड़ी मशक्कत के बाद कंपनी की ओर से 10 लाख का चेक दिया गया है और बाकी राशि बाद में देने की बात कही गई है। कंपनी का कहना है कि जीएसटी से संबंधित कुछ मसला बाकी रह गया था, जिसके कारण पेमेंट पेंडिंग थी। तस्वीरें भगवानपुर से हैं, जहां कंपनी के सामने किसानों ने मोर्चा खोल दिया। किसान यूनियन में भारी संख्या में किसान नेता इकट्ठा हुए। इसके साथ ही स्थानीय किसान भी इस धरना का हिस्सा रहे। किसानों को शांत कराने के लिए कंपनी की ओर से 10 लाख का चेक दे दिया गया है। आपको बता दें कि 38 लाख रुपए बकाया थे, जिसके बाद सालों तक किसानों ने पेमेंट का इंतजार किया, लेकिन कंपनी की ओर से जब पेमेंट नहीं की गई तो किसानों को मजबूरी में आंदोलन का रास्ता अपनाना पड़ा है। कोई मैटर नहीं था, ये एक व्यापारी का मैटर था जिसने अपनी जीएसटी पूरा नहीं भरा था, जिसके लिए पेमेंट को होल्ड किया गया। ये मैटर मान लीजिए कोई भी व्यक्ति अगर जीएसटी पेमेंट नहीं करेगा और हमारे पास अगर जीएसटी का एनओसी नहीं देगा तो हम पेमेंट कैसे पूरा करेंगे। तो ये तो एक दबाव के चलते नहीं, आज उन लोगों ने स्वीकार किया सबके सामने कि हम जो है जीएसटी का पेमेंट पूरा भरेंगे, तब जाके वो पेमेंट किया गया, अन्यथा ये पेमेंट भी नहीं किया जाता। जांच कर सकते हैं। हमारे यहाँ तो जीएसटी का 1% भी चोरी नहीं, हमारे यहाँ टोटल जो है 1 नंबर का काम है। थे हमारे किसान के ओरा सुंदरम फैक्ट्री पे 43 लाख रुपए बकाया थे और उन 43 लाख रुपए को देने के चक्कर में कंपनी उरे तुरे पिला रही थी। तो आज भारतीय किसान यूनियन तोमर ने यहाँ एक धरना किया और धरने में जो है तालाबंदी करी। तालाबंदी के बाद इसके कर्मचारी आए और उनसे वार्ता हुई। तो आज हमारे पीड़ित किसान को उन्होंने 10 लाख रुपए का चेक दिया है और बाकी जो पेमेंट बची है उसे बुधवार को देने का वादा किया है। अगर बुधवार को पैसे नहीं देती है तो दोबारा फिर तालाबंदी करी जाएगी।
प्रभागीय वन अधिकारी सिविल एवं स्वयं शिशुपाल सिंह रावत के सेवानिवृत्त होने पर विभागीय अधिकारियों तथा कर्मचारियों के द्वारा कंडोलिया स्थित विभागीय परिसर में विदाई समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर डीएफओ गढ़वाल वन प्रभाग स्वप्निल अनिरुद्ध, एसडीओ आयशा बिष्ट और लकी शाह समेत सिविल स्वयं और गढ़वाल वन प्रभाग के तमाम रेंज अधिकारी और कार्यालय कार्मिकों की मौजूदगी रही। वन विभाग में 42 साल की सेवा अवधि पूर्ण होने के बाद सेवानिवृत्त होने पर डीएफओ जसपाल सिंह रावत को विभागीय अधिकारियों तथा कार्मिकों के द्वारा स्मृति चिन्ह और विदाई पत्र के साथ उपहार भेंट करते हुए भावभीनी विदाई दी गई। इस मौके पर शिशुपाल सिंह रावत द्वारा अपने कार्यकाल के यादगार क्षणों को भी अधिकारियों और कर्मचारियों के बीच रखा गया। मेरे द्वारा वन विभाग में 41 वर्ष 11 माह की सेवा जो है आज पूर्ण की गई है। 60 वर्ष की अधिवर्षता आयु पूर्ण करने पर मैं आज सेवानिवृत्त हो गया हूं। अपनी विभागीय सेवा के लिए मैं तमाम अपने वन विभाग के समस्त कर्मचारियों का, जिन्होंने मेरी सेवा काल में विभिन्न डिवीजनों में मुझे पूर्ण सहयोग दिया, जिससे मैं अपने वन विभाग के कार्यों को पूर्ण कर सका। उच्च अधिकारियों द्वारा मुझे प्रेरणा दी गई, उनके लिए मैं सभी अपने उच्च अधिकारियों का आभारी हूं और आज मैं सेवानिवृत्त हो गया हूं। सभी के लिए सभी साथियों को मैं सभी साथियों का आभारी हूं और अंत में धन्यवाद। जैसे मैं पहले भी कह चुका हूं कि जो जितना भी उनका कार्यकाल रहा है, जो भी कार्यप्रणाली उन्होंने स्थापित की है और जो भी शासन के दिशा निर्देश अनुसार, जो भी उच्च अधिकारियों के दिशा निर्देश अनुसार जो भी कार्य सम्मत होगा वो किया होगा। जी बिल्कुल, आज हम सभी जितने भी कार्मिक उपस्थित थे मुख्यालय में, हमारे उप वन संरक्षक महोदय, दोनों एसडीओ और मैं खुद यहाँ पर मौजूद था। जितने भी कर्मचारी थे सबने उनको बधाई दी और उनके द्वारा जो कार्य किए गए हैं उनको याद किया गया और जो कार्य प्रणाली उन्होंने स्थापित की है उसको आगे बढ़ाने का कार्य किया जाए। मसूरी में छावनी परिषद और मसूरी डीआरडीओ के कर्मचारी के बीच जमकर विवाद हो गया। इस आपसी विवाद का खामियाजा जनता को भुगतना पड़ा। बता दें कि डीआरडीओ के चालक परवीन, छावनी परिषद के कर्मचारी संदीप और सिकंदर नौटियाल के बीच वाहनों की आवाजाही को लेकर विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों में हाथापाई हो गई। छावनी परिषद के जेई ने मामले को संभालने की कोशिश की, लेकिन मामला शांत नहीं हुआ। तो उसके बाद डीआरडीओ चालक ने गुस्से में 4 दुकान चौक पर पहुंचा और सरकारी वाहन को सड़क के बीचों बीच खड़ा कर दिया, जिससे सड़क पर लंबा जाम लग गया और लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। तो वहीं 4 दुकान के दुकानदारों का व्यापार भी इससे प्रभावित हुआ, जिसके बाद डीआरडीओ के अधिकारियों से फोन पर बात की और सड़क के बीच से गाड़ी को हटाया गया। फिलहाल दोनों पक्षों की तरफ से लिखित शिकायत कोतवाली में दी गई है और दोनों पक्षों पर नियम अनुसार कार्रवाई की जाएगी। भगवानपुर में बीते 23 नवंबर को रात में रीइन्वेक्टेक्ट लाइटिंग प्राइवेट लिमिटेड के आदमियों ने प्लांट से जबरदस्ती गार्डों को धमकाकर स्क्रैप से लदी हुई 9 गाड़ियां स्क्रैप डील का उल्लंघन करते हुए मेन गेट से निकाल ली। इतना ही नहीं, रीइन्वेक्टेक्ट लाइटिंग प्राइवेट लिमिटेड की ओर से नासिर, फाल्गुनी राय, आलम मुनव्वर आदि लोगों ने गार्डों को धमकाया और डराया भी। मनीष कुमार ने बताया कि नासिर के कुछ व्यक्ति फैक्ट्री के अंदर घुसे शटर पर लगा ताला और गाड़ियों को अंदर घुसाया। कंपनी के एडमिन मनीष कुमार ने पूरे मामले को लेकर जानकारी दी। उन्होंने बताया कि स्क्रैप उठाने के लिए उनकी कंपनी की ओर से 2 करोड़ 36 लाख रुपए में कॉन्ट्रैक्ट दिल्ली की कंपनी को दिया गया था, परंतु कंपनी के द्वारा जो पेमेंट करनी थी वो नहीं की गई और 66 लाख रुपए बकाया हैं। उन्होंने बताया कि दबंग के द्वारा गाड़ियां जबरदस्ती निकाल ली गई, जिस पर अब मेरे द्वारा पुलिस को फोन किया गया तो पुलिस की मदद से हमारी गाड़ियां रिकवर हो गई। मामले को लेकर कंपनी की ओर से पुलिस को तहरीर देकर उक्त लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है। आज सुबह सर घटना ये हुई, मुझे गार्ड द्वारा सूचना दी गई
इन लोगों ने फिर अनऑथराइज्ड तरीके से गाड़ी अंदर एक्सेस की है सर। हमारे जो मेन गेट पे कैमरा लगा है, कैमरे तोड़ दिए। मेरे रूम में सिक्योरिटी जो एनवीआर लगा हुआ है उससे सामान चुरा के लेके चले गए ताकि कोई भी प्रूफ ना रहे। अब सर ये सब किसके उस पे हुआ, मार्गदर्शन में हुआ, प्रशासन के रहते हुए ऐसा कैसा हो गया? मैं हस्तप्रभ हूं सर, ऐसा कैसे हो सकता है? जब ये चीजें ऑलरेडी चल रही हैं उनके मैटर में, तब भी दिन दहाड़े ये सब चीजें हो गई हैं, तो ये एक बहुत बड़ी सर लैंड ऑर्डर के ऊपर उंगली उठाती है सर ये बात। एक तरह की लूट की गई है आपकी? हाँ, एक तरह की लूट ही है सर ये। और अंदर सर हमने शटर में रात को ताले लगवाए हैं, मैंने उसमें बाय डेट उसकी रिकॉर्डिंग भी की है, वो ताले टूट गए सर। इस पार्टी ने, नासिर और रोई जो पार्टी है, इन लोगों ने ताले तोड़ करके आज भी गाड़ियां अंदर लगवाई हैं, जो बाद में पुलिस की मदद से बाहर आई हैं। लेकिन सर ये पुलिस की मदद से बाहर आई, लेकिन इसे हुआ कैसे सर? इस समाज में डर का माहौल ऐसे कैसे पैदा किया जा रहा है? दिन दहाड़े ऐसी घटना कैसे हो सकती है पुलिस के रहते हुए? फिलहाल के लिए बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे नई अपडेट्स के साथ। नमस्कार।